सभी विद्यार्थी भाई बहनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम वाक्य के भेद देखने वाले हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है, उसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो वाक्य का पहला भेद है सरल या साधारण वाक्य। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। तो रचना के अनुसार वाक्य के ये 3 प्रकार है, वाक्य के ये 3 भेद है। तो वाक्य किसे कहते हैं, इस पर हमने कई बार चर्चा की है। फिर भी वाक्य के बारे में मैं बता देता हूं। सार्थक शब्दों का समूह, इसका अर्थ क्या है, वाक्य। और भाषा में वाक्य को बहुत महत्व होता है, क्योंकि हमारे विचारों का आदान प्रदान वाक्यों के माध्यम से होता है। तो रचना के अनुसार वाक्य के ये 3 भेद, 3 प्रकार, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो पहले हम देखेंगे सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य यानी कि कर्ता और एक विधेय होता है, यानी कि प्रमुख क्रिया। एक उद्देश्य और एक प्रमुख क्रिया होती है। ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य। मैंने फलक पर उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है मां बाजार जा रही है। तो यहां पर मां यह उद्देश्य है, यानी कि कर्ता है, और इस जाने की क्रिया, इसको विधेय कहा जाता है, यानी कि मुख्य क्रिया है। इसलिए यह वाक्य सरल या साधारण वाक्य है। दूसरा उदाहरण दिया है सुनील कुछ काम नहीं करता। इसमें सुनील करता है, सुनील उद्देश्य है, और कुछ काम नहीं करता क्या है, विधेय। एक विधेय और एक उद्देश्य, मतलब सुनील उद्देश्य है और कुछ काम नहीं करता विधेय। एक कर्ता और एक प्रमुख क्रिया। तीसरा उदाहरण है आलसी सुनील कुछ काम नहीं करता। तो यहां पर आलसी सुनील, यह क्या है, उद्देश्य यानी कि कर्ता, कुछ काम नहीं करता, यह क्रिया है, प्रमुख क्रिया है, अर्थात विधेय है। तो इस प्रकार जिस वाक्य में कर्ता और प्रमुख क्रिया होती है, अर्थात विधेय और उद्देश्य होता है, उद्देश्य और विधेय होता है, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में कम से कम 2 वाक्य होते हैं या 2 से भी अधिक होते हैं, लेकिन 2 स्वतंत्र वाक्य जबकि किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़े जाते हैं, तब उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, और। समुच्चय बोधक अव्यय समझ सकते हैं। 2 स्वतंत्र वाक्यों के बीच जब समुच्चय बोधक अव्यय आता है, तब वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाया जाता है। मैंने फलक पर ये उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है किसान मेहनत करता है, लेकिन उसका लाभ उसे नहीं होता। इसमें कितने वाक्य हैं, 2। पहला वाक्य है किसान मेहनत करता है,
ये स्वतंत्र वाक्य है। दूसरा कौन सा है? उसका लाभ उसे नहीं होता, ये स्वतंत्र वाक्य है। स्वतंत्र वाक्य का अर्थ जो अपना अर्थबोध स्वयं करते हैं, स्वतंत्र अर्थबोध उस वाक्य का होता है। पूरी पूरी बात समझ में आती है। ध्यान दीजिए, किसान मेहनत करता है, पूरी पूरी बात समझ में आती है, पूरा अर्थबोध होता है। उसका लाभ उसे नहीं होता, इससे भी पूरी पूरी बात समझ में आती है। इसलिए ये स्वतंत्र वाक्य है। और ये दो स्वतंत्र वाक्य लेकिन इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़े गए हैं, इसलिए ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, उसको सजा हुई क्योंकि वह अपराधी था। तो इस वाक्य में भी दो वाक्य है, उसको सजा हुई, वह अपराधी था। दोनों का भी अर्थबोध होता है। ये दो स्वतंत्र वाक्य क्योंकि इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़े गए हैं, इसलिए यह वाक्य भी संयुक्त वाक्य है। समुच्चय बोधक अव्यय कहाँ आना चाहिए? दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच। इसका अर्थ पहला स्वतंत्र वाक्य पूरा होने के बाद और दूसरा शुरू होने के पहले। बात समझ में आई? तीसरा उदाहरण है, बस समय पर आती है इसलिए समय के पहले जाना चाहिए। तो इस वाक्य में भी दो स्वतंत्र वाक्य है। पहला वाक्य है, बस समय पर आती है, और दूसरा समय के पहले जाना चाहिए। ये दो स्वतंत्र वाक्य इसलिए इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़े गए हैं, इसलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य समझ सकते हैं, दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच, जबकि लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, और, मगर, पर, इसी प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय जब आ जाते हैं तब वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाया जाता है। तो हमने लेकिन, क्योंकि, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय लेकर ये वाक्य बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अब तीसरा प्रकार देखेंगे, मिश्र वाक्य। उसको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। मिश्र वाक्य में भी कम से कम दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं। उसमें एक मुख्य वाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है, और बाकी के उपवाक्य आश्रित होते हैं। एक दूसरे की सहायता से वे अर्थपूर्ण बनते हैं। वे अपना स्वतंत्र अर्थबोध नहीं करते। बात समझ में आई? मिश्र वाक्य में कम से कम दो या दो से अधिक उपवाक्य, उसमें एक प्रधान वाक्य, मुख्य वाक्य, बाकी के उपवाक्य उसके अधीन होते हैं, उसके आश्रित होते हैं। तो ऐसे वाक्य को मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण मैंने दिए हैं। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। दो वाक्यों का हम पहले विचार करेंगे। पहला वाक्य है, यदि परिश्रम नहीं करोगे। अर्थबोध होता है क्या? नहीं होता। इसका अर्थ इस वाक्य को
अर्थपूर्ण होने के लिए अन्य किसी वाक्य की जरूरत है। दूसरा वाक्य कौन सा है? तो सफलता नहीं मिलेगी। मिश्र वाक्य के ये उपवाक्य एक दूसरे पर आधारित होते हैं, तब उनको अर्थ प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। यह मिश्र या मिश्रित वाक्य का प्रकार। दूसरा उदाहरण है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। इसमें भी दो वाक्य है। जो गरजते हैं अर्थबोध होता है क्या? नहीं। वे बरसते नहीं। एक दूसरे की सहायता से इन वाक्यों को अर्थ प्राप्त होता है। और एक उदाहरण, जैसे जैसे हम पहाड़ पर चढ़ने लगे वैसे वैसे हमें थकान महसूस होने लगी। देखिए, जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ने लगे वैसे वैसे हमें थकान महसूस हुई। तो ये वाक्य भी मिश्र या मिश्रित वाक्य है। तो पहले वाक्य में जो, जब, जैसे जैसे, जहां, जब आता है या जब तक आता है, तो समझना चाहिए कि वो वाक्य मिश्रित वाक्य हो सकता है या मिश्र वाक्य हो सकता है। तो इस प्रकार रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद हमने देखे हैं। पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। कृति पत्रिका में केवल 12वीं के लिए रचना के अनुसार ये तीन ही भेद है, तीन ही वाक्य के प्रकार है। और कृति कैसी होती है? निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के रचना के अनुसार भेद पहचानिए। तो आप आसानी से वाक्य के भेद पहचान सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।